नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम पॉइंट पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण श्रृंखला जो कि आधारित है घटना चक्र पर। दोस्तों, घटना चक्र पर आधारित ये प्रश्नोत्तरी आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम देख रहे हैं हिंदी की ध्वनियाँ और हिंदी की ध्वनियों से संबंधित ये हमारा लास्ट वीडियो होगा। आज हम बचे हुए प्रश्नों को इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आप सभी से मेरा निवेदन है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरे वीडियोज़ आपको पसंद आते हैं तो उन्हें लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा युग्म अघोष ध्वनि है? इनमें से कौन सा युग्म ऐसा है जो कि अघोष ध्वनि जिसमें है? ऑप्शन है गा और घा, ऑप्शन बी है डा और ढा, ऑप्शन सी है पा और फा, ऑप्शन डी है द और धा। तो जैसा कि आप जानते हैं, अघोष ध्वनियाँ जो आपके वर्ग होते हैं, पांचों वर्ग, उनमें से आप अगर देखते हैं तो उसमें जो जैसे का वर्ग का का और खा ये अघोष ध्वनियाँ हैं, शेष जो है घोष हैं। गा घा घा ये जो है गा घा अंगा ये ध्वनियाँ सघोष ध्वनियाँ कहलाती हैं। इसी तरह से अल्पप्राण और महाप्राण होता है। अल्पप्राण आपके जो वर्ग होते हैं, जैसे का वर्ग का उदाहरण हम लेते हैं तो का वर्ग में का, गा और अंगा ये अल्पप्राण हैं, और महाप्राण है खा और घा। तो इसमें से हमें चयन करना है सही विकल्प का। तो इसमें अघोष ध्वनि जो है वो है विकल्प सी, पा और फा। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा व्यंजन अल्पप्राण है? तो मैंने आपको बताया था प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है, जो वर्ड होता है, वो अल्पप्राण होता है। तो आप देखिए कि इसमें से अल्पप्राण कौन है। पहला चा वर्ग का देखिए, चा ही पहले आ गया है, ऑप्शन सी चा। शेष देखिए खा, था, इनका स्थान देखिए उनके वर्ग में, तो आपको मिल जाएगा अल्पप्राण, ऑप्शन सी चा है। अगला प्रश्न, हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? देखिए आ गया, आपको बताना है कि हिंदी के स्पर्श व्यंजन के पांचों वर्ग के दूसरे और चौथे वर्ण क्या होते हैं? ऑप्शन है अल्पप्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, घोष व्यंजन या अघोष व्यंजन। आपको बताना है, इसमें से सही विकल्प का चयन करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पहला, तीसरा और पांचवा अल्पप्राण होता है, तो बचा दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा क्या होगा? महाप्राण व्यंजन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, महाप्राण व्यंजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन सा महाप्राण है? इनमें से कौन सा व्यंजन ऐसा है जो महाप्राण है? का, गा, अंगा या ठा। तो इस प्रश्न में इन विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करिए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इनमें से महाप्राण जो व्यंजन है वो है ऑप्शन डी ठा। अगला प्रश्न है, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? पहला और तीसरा, पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, दूसरा और चौथा या पहला और चौथा। तो मैं बार बार आपको बताती आई हूँ कि पहला, तीसरा और पांचवा जो अक्षर होता है किसी भी वर्ग का वो होता है अल्पप्राण। तो बचा कौन सा? दूसरा और चौथा। तो दूसरा और चौथा महाप्राण व्यंजन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक अल्पप्राण ध्वनि है? इनमें से कौन सी ध्वनि ऐसी है जो अल्पप्राण है? ऑप्शन है का, खा, घा या धा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए
का जो है इसमें से अल्प प्राण ध्वनि है। अगर खा की बात करें तो खा महाप्राण है, घा भी महाप्राण है, धा भी महाप्राण ध्वनि है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाप्राण ध्वनि नहीं है? आपको पहचानना है इनमें से कौन सी ऐसी ध्वनि है जो कि महाप्राण ध्वनि नहीं है। ऑप्शन है खा, ठा, जा और टा। तो आप देखिए कि महाप्राण ध्वनि कौन सी नहीं है, कौन से अपने वर्ग में पहले, तीसरे या पांचवें स्थान पे है, तो आपको आराम से मिल जाएगा विकल्प। ऑप्शन डी टा। टा देखिए पहले टा वर्ग का पहला ही अक्षर है और इसलिए ये महाप्राण ध्वनि नहीं है, ये अल्पप्राण ध्वनि है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जा, चा, छा, जा भी तीसरे नंबर पे है, इसलिए जा और टा दोनों महाप्राण ध्वनियाँ हैं, दोनों महाप्राण ध्वनियाँ नहीं हैं, अगला प्रश्न है, श और स के अंतर्गत आते हैं। ये तीनों जो श हैं ये किसके अंतर्गत आते हैं? आपके ऑप्शन है ऊष्म, स्पर्श, अंतस्थ या संयुक्त। तो ये जो तीनों सा हैं वो ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। श, स, ह ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऊष्म व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण मुखांगों के घर्षण से उत्पन्न ऊष्मा से होता है। ये महाप्राण व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें से ऊष्म व्यंजन नहीं है, इसमें से कौन सा ऐसा व्यंजन है जो ऊष्म नहीं है? अभी आपने ऊष्म व्यंजन देखे हैं 4, तीनों शा और हा, ये चारों ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। शेष आपको आप देखिए जो व्यंजन आपको इन चारों से अलग लग रहा है वो ऊष्म व्यंजन नहीं है। ऑप्शन है हा, श, श या ला। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी ला। अगला प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से श, श और स, श और सा व्यंजन किस प्रकार के व्यंजन हैं? ये तीनों सा किस प्रकार के व्यंजन हैं? अभी आपने ऊपर देखा ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? आपको बताना है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। ऑप्शन है वर्ग के प्रथमाक्षर, वर्ग का तृतीयाक्षर, वर्ग का चौथा व्यंजन या वर्ग का पंचमा अक्षर। तो आप जानते हैं कि अनुनासिक व्यंजन प्रत्येक वर्ग के पंचम अक्षर होते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जैसे अंगा, इय, ड़, न और मा, ये अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, अयोगवाह कहा जाता है किसको? अयोगवाह इसमें से किसको कहा जाता है? ऑप्शन है विसर्ग को, महाप्राण को, संयुक्त व्यंजन को या अल्पप्राण को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अयोगवाह विसर्ग को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए। अनुस्वार अंग और विसर्ग आ, इन दोनों को संयुक्त रूप से अयोगवाह कहते हैं। ये ध्वनियाँ ना तो स्वर हैं ना ही व्यंजन, फिर भी अर्थ का वहन करती हैं। पंडित किशोरीदास वाजपेयी के शब्दों में इनकी स्वतंत्र गति नहीं होती है, इसलिए ये स्वर नहीं हैं, और व्यंजनों की तरह ये स्वरों के पूर्व नहीं पश्चात आते हैं, इसलिए व्यंजन नहीं हैं। वर्णों की दोनों श्रेणियों में किसी के साथ इनका जातीय योग नहीं है, इसलिए इन दोनों ध्वनियों को अयोगवाह कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी में अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? इनमें से अनुस्वार किस ध्वनि का सूचक नहीं है? ऑप्शन है अंगा, इय, अड़ा या या। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी या, ये अनुस्वार नहीं है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? ऑप्शन है शब्द समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को या वर्णों के व्यवस्थित समूह को। तो वर्णमाला हम किसे कहते हैं? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न की व्याख्या देख लीजिए।
वर्ण या अक्षर उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं, अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। अक्षरों या वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी के लिए प्रयुक्त देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण हैं, जिनमें 11 स्वर, 2 अयोगवाह, 33 मूल व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन तथा 4 संयुक्ताक्षर आते हैं। व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के कितने मूल व्यंजन हैं? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बात हो रही है मूल व्यंजनों की कि हिंदी भाषा में कुल कितने मूल व्यंजन हैं। ऑप्शन है 21, 33, 36 या 40। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी 33। अगला प्रश्न है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने हैं? हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं? ऑप्शन है 50, 52, 54 या 55। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हिंदी वर्णमाला में कुल मिला के 52 वर्ण हैं। ठीक है, 52 वर्ण हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण, ध्वनि, अक्षर या वाक्य। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को कहते हैं अक्षर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? हिंदी भाषा में कुल कितने स्वर हैं आपको बताना है। ऑप्शन है 14, 11, 13 या 5। तो हिंदी भाषा में कुल मिला के कितने स्वर हैं? ऑप्शन बी 11। 13 इसलिए नहीं क्योंकि अंग और आ वो अयोगवाह में आते हैं, उनकी गणना अलग से होती है, वो अयोगवाह हैं। और अगर मूल स्वर माने जाएं तो मूल स्वर केवल 4 होते हैं और हिंदी भाषा में कुल मिला के 11 स्वर माने गए हैं। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? शब्द, व्यंजन, स्वर या वर्ण? तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न फिर से रिपीटेड है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, मात्रा, वर्ण या कोई नहीं? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसको हम वर्ण या अक्षर कहते हैं, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है वर्ण, समरूप, रूप या शब्द। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मात्रा स्वर को हम समरूप कहते हैं, समरूप या ग्रेफीम। अगला प्रश्न, इस प्रश्न की व्याख्या देखते हैं और इसको और अच्छे से समझते हैं। जो स्वर न अग्र रेखा के समीप है न पश्च रेखा के, केंद्रीय स्वर कहलाते हैं। जैसे आ और आ ऐसे ही स्वर हैं। नागरी लिपि में मात्रा पद्धति है, ये मात्राएं स्वरों के चिन्ह होती हैं। जब कभी कोई व्यंजन किसी स्वर के साथ आता है तब उसके साथ पूरा स्वर नहीं लिखा जाता, केवल स्वर की मात्रा लिखी जाती है। मात्रा स्वर की समरूप कही जाती है। ध्यान दीजिएगा, मात्रा स्वर की समरूप कही जाती है। हिंदी स्वर ध्वनियों में प्रथम 6 स्वर और उनकी मात्राएं इस प्रकार से हैं। देखिए यहाँ पे अ, छोटा आ जो है उसको हम ह्रस्व आ के नाम से जानते हैं, जैसे अनार, और अनार में मात्रा कैसे लगेगी? ऐसे। इसके बाद में आपके सामने है बड़ा जिसको हम दीर्घ आ के नाम पे जानते हैं, और बड़ा आ का जो एग्जाम्पल दिया हुआ है वो है काम। काम में मात्रा कैसे लगाते हैं ये आपको पता होगा, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। द्वि शब्द कौन से होते हैं? नीचे लिखे जो 4 शब्द हैं, नीचे द्वि स्वर कौन से होते हैं? नीचे दिए गए 4 स्वर जो कि द्वि स्वर कहलाते हैं। इनको देख लीजिए, ये 2 शब्दों के मेल से बने होते हैं, 2 अक्षरों के 2 स्वरों के मेल से बने होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये अभी जस्ट जीआईसी में आया था, जीआईसी जिसका पेपर 14 जून को हुआ है, उसमें ये प्रश्न आया है और लोगों को कंफ्यूज भी किया है इस प्रश्न ने। तो ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे ए था
और आ। तो उसमें मूल स्वर पूछा गया था, तो कुछ लोगों ने ए भी लगाया है, तो ए जो है वो संयुक्त स्वर माना जाता है। अब देखिए कि ए बनता कैसे है। ए बनता है कैसे? आ प्लस ई। आ प्लस ई मिलकर ए की मात्रा बनाते हैं, और आ प्लस ए मिलकर ए की मात्रा बनाते हैं। ओ कैसे बनता है? दोनों ऊ मिलके ओ बनाते हैं, और आ और ओ मिलके औ बनाते हैं। तो ये जो है ये द्विस्वर कहलाते हैं, और इन्हें हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। अगला प्रश्न है श्रा। श्रा जो कि एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? श्रा जो एक संयुक्त व्यंजन है, इनमें किन दो वर्णों को सम्मिलित किया गया है? ऑप्शन है सा और रा वर्णों को, सा और मूर्धन्य शा और रा वर्णों को, तालव्य शा और रा वर्णों को, श्रा और आ वर्णों को। तो इसमें से सही विकल्प का चुनाव करना है। सही विकल्प है ऑप्शन सी, तालव्य शा और रा। इन दोनों से मिलकर श्रा बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। हिंदी में 4 संयुक्त व्यंजन हैं जिनका निर्माण 2 व्यंजनों के योग से हुआ है। ये 4 इस प्रकार हैं। पहला है छत्री वाला छा। ये मिलकर बना है का और मूर्धन्य सा से। त्रा है त्रिशूल वाला त्रा, ये ता और रा से मिलकर बना है। ज्ञा है जो कि जा और इया से मिलकर बना है। श्रा है जो कि शा और रा से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? आपको बताना है इनमें से कौन सी ऐसी ध्वनि है जो कि संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन है क, च, आधा च और चा लिखा हुआ है, ट और औ। इनमें से कौन सी ध्वनि संयुक्त व्यंजन है? आधा का और या, आधा च और चा, ट और औ। आपको इसमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो इसमें जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन ए, आधा क और य। ये संयुक्त व्यंजन हैं। आइए देखते हैं कैसे है। जब कोई स्वर रहित या आ रहित व्यंजन किसी अन्य स्वर रहित व्यंजन से जुड़े तो वह संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वे जो अपने को दोहराते हैं, इनका पहला व्यंजन स्वर रहित तथा दूसरा स्वर सहित होता है। इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहला इसके 2 भाग होते हैं संयुक्त व्यंजन के। पहला वो होता है जो अपने आप को दोहराते हैं, जैसे हमने देखा आधा चा और चा। इनका पहला व्यंजन स्वर रहित होता है और दूसरा स्वर सहित होता है। इन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं, जैसे आधा क और क, आधा च और चा, आधा ज और ज आदि। अपने ही वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां व्यंजन द्वित्व होता है, जैसे पक्का, सुग्गा, पत्ता, गद्दी, लज्जा आदि। दूसरे प्रकार के संयुक्त व्यंजनों में अपने ही वर्ग का पहला वर्ण दूसरे वर्ण से और तीसरा वर्ण चौथे वर्ण से जुड़ता है, जैसे मक्खन, जैसे बग्घी, स्वच्छ, पत्थर, बुढ़ा आदि। औ, आ और ओ से मिलकर बना है औ, और ये संयुक्त स्वर तथा टा स्वतंत्र व्यंजन हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने इस प्रश्न का उत्तर अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में ऑप्शन डी माना था, जो कि गलत था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ए माना है। तो यहाँ पे आधा का और या वाला विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है, वो कौन सा शब्द है जिसमें तालव्य ध्वनि है? ऑप्शन है पापा, बाबा, मामा या चाचा। तो आप जानते हैं कि चा वर्ग जो है वो तालव्य ध्वनि है। तो यहाँ पे चा वर्ग का प्रयोग कहाँ पे हुआ है? ऑप्शन डी में हुआ है। चाचा में
चा वर्ग का प्रयोग हुआ है, इसलिए इस प्रश्न का सही विकल्प है ऑप्शन डी। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है ऑप्शन डी में। वस्तुतः चा वर्ग की ध्वनियाँ तालव्य वर्ग के अंतर्गत आती हैं। शेष विकल्पों में ओष्ठ वर्ग की ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न है, लिखित भाषा में विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखित भाषा में विचारों को हम कैसे व्यक्त करते हैं? ऑप्शन है संकेतों के द्वारा, बोलकर, लिखकर या सुनकर। तो लिखित भाषा में हम विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं? लिखकर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जब व्यक्ति किसी दूर बैठे व्यक्ति को पत्र द्वारा अथवा पुस्तकों एवं पत्र पत्रिकाओं में लेख के द्वारा अपने विचार प्रकट करता है, तब उस भाषा को हम लिखित भाषा कहते हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी की अस्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ ध्वनि कौन सी है? इनमें से हिंदी की अस्पर्श घोष महाप्राण और ओष्ठ व्यंजन ध्वनि कौन सी है? ऑप्शन है भा, ठा, था और हा। तो सबसे पहले देखिए भा, पा, फा, बा, भा, मा, ये पा वर्ग का अक्षर है और ये घोष भी है, महाप्राण भी है और ओष्ठ व्यंजन भी है। तो पा वर्ग जो है वो ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं, उसमें वो ओष्ठ व्यंजन कहे जाते हैं, इसलिए ऑप्शन ए भा सही है। अगला प्रश्न है, का व्यंजन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? का व्यंजन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? विकल्प आपको सही विकल्प का चयन करना है। ऑप्शन है का अल्प प्राण है, घोष है, संघर्षी है, कंठ ध्वनि है या अघोष है या स्पर्शी है। इसमें से कौन सा विकल्प का के लिए सही होगा? तो सबसे पहले आप चेक करिए, का जो कि अल्प प्राण है, का घोष है, का अल्प प्राण है, अघोष है, अस्पर्शी है और कंठ ध्वनि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। का व्यंजन अल्प प्राण है, अघोष है, अस्पर्शी है तथा कंठ ध्वनि है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? इसमें से बा वर्ण का वैशिष्ट्य क्या है? पा, फा, ये पा वर्ग का एक व्यंजन है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा विकल्प बा के लिए सही है। ऑप्शन है ये ओष्ठ व्यंजन है, अस्पर्श है या अल्प प्राण है या अघोष है या निरुनासिक है। तो हाँ आंटी, तो इसमें से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन देखिए, सबसे पहले इसके वर्ग को देख लेते हैं, ये कहाँ से ये ध्वनि निकलती है। तो ये दंत्योष्ठ है, बिल्कुल सही। संघर्ष अस्पर्शी है, नहीं, ये अस्पर्शी व्यंजनों में इसका नाम आता है। अल्प प्राण है, पा, फा, बा, बिल्कुल अल्प प्राण है। घोष, पा, फा, बा, भा, हाँ, और निरुनासिक है। तो इसके लिए जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन बी, दंत्योष्ठ, अस्पर्श, अल्प प्राण, घोष और निरुनासिक। आधुनिक व्याकरण की दृष्टि से बा वर्ण का वैशिष्ट्य है, ये दंत्योष्ठ है, अस्पर्श है, अल्प प्राण है, घोष है और निरुनासिक है। अगला प्रश्न है, पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं? आपको बताना है पाणिनी शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के लिए कौन से 5 आधार स्वीकार किए गए हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है स्वर, काल, स्थान, संवाद या नाद। स्वर, स्थान, काल, प्राण या सुर। काल, प्रयत्न, स्थान, प्राण या अनुदात्त। स्वर, काल, स्थान, प्रयत्न या अनुप्रदान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा पाणिनीय शिक्षा में ध्वनियों को वर्गीकृत करने के जो 5 आधार हैं वो हैं स्वर, काल, स्थान,
प्रयत्न और अनुप्रदान, ये विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। पाणिनि ने लिखा है कि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को जानकर दूसरों को बतलाने की इच्छा से मन को प्रेरित करती है। प्राणवायु डर स्थल में आहत होकर मंद स्वर को उत्पन्न करता है। कंठ में टकराकर मध्यम स्वर, सिर में टकराकर तार स्वर बनाता है। वहीं मुख में आकर वर्ण बनता है। वर्णों के विभाग भी स्वर से, काल से, स्थान से, प्रयत्न से और अनुप्रदान से तय होते हैं। अगला प्रश्न है, संथाली भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? आपको बताना है इसमें से जो संथाली भाषा है वो किस भाषा परिवार से संबंध रखती है। ऑप्शन है भारोपीय भाषा, द्रविड़ परिवार, ऑस्ट्रिच परिवार या चीनी तिब्बती परिवार। इनमें से संथाली भाषा का परिवार कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, संथाली भाषा ऑस्ट्रिच परिवार का हिस्सा है। इस प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। संथाली ऑस्ट्रिच भाषा परिवार से संबंधित भाषा है जो भारत के झारखंड, पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। इसे 8वीं अनुसूची में शामिल करते हुए भाषा का भी दर्जा प्रदान किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।